टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नॉवल हुंडीचा 146 ब्रूथलेस माफिया क्वीन का हस्बैंड। अब तक आपने पढ़ा कीर्ति ने दीक्षिता को बताया नितेश उर्फ निशु भैया मुंबई के अंडरवर्ल्ड के एक गैंगस्टर के साथ काम करते हैं। उस गैंगस्टर को ही अपना सब कुछ मानते हैं, उसके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं। इधर रीवा सबसे छुपकर अपनी फ्रेंड डॉक्टर मृदुल से मिलने जाती है। दोनों पता नहीं क्यों अपनी दोस्ती को सीक्रेट रखते थे। मृदुल रीवा से प्यार करता है। रीवा हमेशा प्रिंस को अपना मंगेतर मानती आई है, वह मृदुल को सिर्फ अपना दोस्त समझती है। मृदुल रीवा से बोला कुछ दिनों में उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। रीवा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। रीवा के जाने के बाद मृदुल की बातों से हमें पता चलता है मृदुल भी रीवा से प्यार करता है। मृदुल के पास एक कॉल आता है जिसे बात करने पर पता चलता है कुछ दिनों पहले प्रिंस का एक्सीडेंट हुआ था, वो भी मृदुल नहीं करवाया था। मृदुल रीवा को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। अब आगे रीवा की कार फुल स्पीड में हाईवे पर दौड़ रही थी, उसके मन में बार बार एक ही बात चल रही थी, बेबी मेरी परसों एंगेजमेंट है। रीवा ने अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मारकर चिल्लाई, नहीं मृदु, किसी और से तुम एंगेजमेंट नहीं कर सकते। रीवा की आंखों के कुछ पुराने सीन चल रहे थे जब वो पहली बार कॉलेज गई थी। रीवा नर्वस होने के कारण अपने नाखून चबाते इधर उधर देखकर चल रही थी। कॉलेज एंट्रेंस पर अचानक मृदुल से टकरा गई। रीवा पीछे गिरने ही वाली थी। मृदुल ने अपनी बाहों में भरकर अपनी ओर खींच लेता है, जिसे रीवा उसके सीने से टकरा जाती है। अपनी बाहों में क्यूट सी लड़की को देखकर मृदुल कंट्रोल नहीं कर पाता, रीवा की दोनों गालों पर किस कर देता है। उसने गुस्से में मृदुल को थप्पड़ मार दिया। रीवा को देख अपना दूसरा गाल आगे करते हुए कहा, बेबी तुम चाहो तो दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मार सकती हो। तभी रीवा के पीछे से एक लड़की आते हुए बोली, भैया आप ही ना मजाक करते हो, मेरी फ्रेंड को क्यों परेशान कर रहे हो। ये रीवा की स्कूल फ्रेंड मेहुल है, मृदुल की छोटी बहन। मृदुल इसे ही छोड़ने कॉलेज आया था। मेहुल बहुत इनोसेंट और इंटेलिजेंट लड़की थी, उसे पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। वह ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती थी। मृदुल हंसते हुए बोला, मेहुल तुम्हारी फ्रेंड बहुत क्यूट है, मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। ये सुनते ही मेहुल बोली, भैया क्यों मजाक कर रहे हैं, आप तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं, अब मेरी फ्रेंड के पीछे क्यों पड़े हैं। मृदुल सीरियस होकर बोला, मैं सच में तुम्हारी फ्रेंड से प्यार करता हूँ। मृदुल और मेहुल को एक दूसरे से बहस करता देख रीवा गुस्से में वहां से चली गई। मृदुल भी मेहुल से कुछ बातें करता है। फिर मृदुल मेडिकल कॉलेज के लिए चला गया। दरअसल मृदुल यहाँ मेहुल को ड्रॉप करने आया था। उसको गेट पर छोड़कर मेहुल से गुड बाय करने के लिए अपने पीछे देखता है तो वहाँ मेहुल को नाम पाकर वह इधर उधर मेहुल को ढूंढने लगा। रीवा से टकरा गया। इधर मेहुल अपने कॉलेज में एंट्री करने ही वाली थी, तभी उसको याद आया कि वो अपना एडमिशन फॉर्म कार में भूल गई, तो मेहुल एडमिशन फॉर्म लेने वापस गई थी। कॉलेज वाली छोटी सी लड़ाई के बाद रीवा और मृदुल का झगड़ा चलता रहता। दोनों को पता भी नहीं चला कब उनकी दोस्ती हो गई। एक बार जब मेहुल का बर्थडे था तब पार्टी में रीवा भी गई थी। उसी दौरान फ्रेंड ने रीवा की ड्रिंक में नशे की दवाई मिला दी, जिस वजह से रीवा नशे में मृदुल के रूम में घुस गई। मृदुल पहली नज़र का रीवा से प्यार करता था। रीवा उसकी बाहों में गिरी आई। मृदुल ने उसे अपनी बाहों में समा लिया। दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए। अगली सुबह जब रीवा की आंख खुली तो वो बुरी तरह रोने लगी। उसने मृदुल को बताया कि उसकी एंगेजमेंट पहले ही फिक्स हो चुकी है, वो भी उसी से शादी करना चाहती है। ये सुनकर मृदुल का दिल टूट गया था। वो रीवा की खुशी के लिए उसे छोड़ने के लिए तैयार था। कुछ दिनों बाद मृदुल को पता चला कि रीवा का मंगेतर के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, उसके मंगेतर की जान को खतरा है। मृदुल रीवा के लिए बुरी तरह डर गया। उसको लगा शायद उसकी मंगेतर की वजह से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। मृदुल ने सोचा रीवा को कुछ करके अपना बनाकर रहेगा। उसके बाद रीवा को पाना कब पागलपन बन गया उसे पता भी नहीं चला। मुंबई के गैंगस्टर को प्रिंस की सुपारी दी। गैंगस्टर ने बताया प्रिंस बहुत ही टाइट सिक्योरिटी में रहता है। प्रिंस और दीक्षिता की शादी वाले दिन सिक्योरिटी बिल्कुल भी टाइट नहीं थी। इसी का फायदा उठाते हुए गैंगस्टर ने प्रिंस का एक्सीडेंट करवा दिया। अभी उस लॉरी के ड्राइवर ने ये कबूल कर लिया था कि उसके बॉस के कहने पर उसने प्रिंस का एक्सीडेंट करवाया है, लेकिन अभी भी उस लॉरी के ड्राइवर के बॉस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ड्राइवर का बॉस और कोई नहीं मुंबई के गैंगस्टर का छोटा भाई था, तो ये बात लॉरी ड्राइवर को नहीं पता कि वह गैंगस्टर का भाई है, वरना वह उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता। यही बात गैंगस्टर के भाई ने मृदुल को बोला, लॉरी का ड्राइवर पकड़ा गया है, अगर बाय चांस वह भी पकड़ा जाता है, वह भले ही गैंगस्टर का भाई है, वो उसकी सच्चाई बता देगा। ये सुनकर मृदुल घबरा गया था। मृदुल ने गैंगस्टर छोटे भाई से कहा कि वह उसे चाहे उसने पैसे दे सकता है, कुछ भी हो जाए उसका इसमें नाम नहीं आना चाहिए। अगर मृदुल की सच्चाई पता चल गई तो शायद रीवा उससे दोस्ती भी नहीं रखेगी। आज मेरे दिल को एक चीज़ और समझ में आई कि रीवा प्रिंस से प्यार नहीं करती बल्कि मृदुल से प्यार करती है। रीवा एक बहुत ही जिद्दी लड़की है,
वह कभी भी अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्रिंस को पाने के लिए उस हर मुमकिन कोशिश करेगी। मृदुल इधर पार्किंग में खड़ा कुछ सोच ही रहा था। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने एक फ़ोन किया। उधर से कॉल उठाने पर मृदुल बोला, क्या बलराम शेखावत पैलेस के अंदर है? उधर से कुछ कहा गया जिसे सुनने के बाद मृदुल ने दोबारा गैंगस्टर के भाई को फ़ोन किया। बोला, छोटे बॉस, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए और ऑप्शन में जीता गया रुथलेस माफिया डार्क क्वीन का ब्रेसलेट भी दूंगा। मृदुल का ऑफर सुनकर गैंगस्टर का छोटा भाई खुशी से राजी हो गया। वह रुथलेस माफिया क्वीन का बहुत बड़ा फैन था। उसे उसकी निशानी के तौर पर वह ब्रेसलेट किसी भी हाल में चाहिए था। मृदुल के डैड एक बहुत पावरफुल इंसान थे, दुनिया भर में चैरिटी करते रहते थे। उन्होंने उस ब्रेसलेट को किसी ने उस ब्रेसलेट के बदले हॉस्पिटल में फंड देने का वादा किया था। वो इंसान अभी तक ब्रेसलेट को लेने नहीं आया। जब मृदुल ने अपने डैड से इस बारे में पूछा तो उसकी डैड ने ही कहा, उस इंसान ने हॉस्पिटल में फंड ट्रांसफर कर दिए हैं। वो ब्रेसलेट कुछ वक्त बाद लेना चाहता है। मृदुल के डैड अनिल उस ब्रेसलेट को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हैं। जिसने डील की थी उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। मृदुल के डैड को अपना वादा निभाते हुए वह ब्रेसलेट उन्हें सोचन था, लेकिन सही वक्त आने पर उस ब्रेसलेट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो रूथलेस डार्क क्वीन से जुड़ी थी। ब्रेसलेट की किसी के गलत हाथों में जाने की वजह से बहुत गलत हो सकता था। गैंगस्टर का छोटा भाई सूरज अपने भाई गैंगस्टर कालिया के पास गया। कालिया अपने बेडरूम में 37-38 साल की महिला के साथ इंटीमेट हो रहा था। उस रूम से कालिया की दर्द से कहराने की तो कभी भी आनंद से भरी सिसकियां और महिला की धीमी हंसी भी उस रूम में गूंज रही थी। तभी सूरज ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हुए कहा, भैया मेरे पास बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, जल्दी से दरवाजा खोलो। कालिया ने अपने ऊपर घुटनों के बल बैठी महिला को धक्का दे दिया और वो महिला कटी पतंग की तरह बिस्तर पर जाकर गिर गई। वह कालिया के पैरों पर बैठी थी। अचानक उस महिला की दर्द भरी सिसकी कमरे में गूंज गई। गैंगस्टर कालिया ने बिना किसी परवाह बाथरोब तो पहनकर दरवाजा खोल दिया। वो महिला अभी भी बिस्तर पर बिना कपड़ों के पड़ी अपनी लाल आंखों से सूरज को घूर रही थी, जिससे उसका बस चले तो वह अभी जान से मार देगी। सूरज जल्दी से कालिया को गले लगाते हुए मृदुल के ऑफर के बारे में बताता है। मृदुल उसके ऊपर से सहमत हो जाता है। वो दोनों वहां पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं। कालिया ने सूरज से उस लड़के की पिक्चर मांगता है जिसे किडनैप करना है। इधर उधर वो महिला भी सादर खुद पर डालकर दोनों के पास आकर बैठ गई। दोनों ने उस महिला की कोई परवाह नहीं की और वह एक दूसरे से बातें करने में बिजी हो गए। तभी सूरज ने अपनी पॉकेट से पिक्चर निकालकर कालिया को दिखाते हुए कहा, हम कुछ महीनों से जिसे मारने की कोशिश कर रहे थे। अपने बबली सिक्योरिटी कारण हम उसे मार नहीं पाए थे, उसे किडनैप करना है। कालिया गुस्सा हो गया। जैसे ही सूरज ने उसे माफिया क्वीन के ब्रेसलेट के बारे में याद दिलाया तो कालिया कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हो गया। सूरज के लिए वो उसकी आइडल का ब्रेसलेट था, वही कालिया के लिए उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन बहुत मायने रखती थी। कालिया अच्छी तरह जानता था, अगर वो इन्फॉर्मेशन उसके हाथ लग गई तो वह एक बहुत ही बड़ा माफिया बन सकता है। फिर वो बहुत बड़े माफिया से दोस्ती करके मुंबई पर राज कर सकता है। ये सोचकर कालिया कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार था। उस महिला की जैसे ही नज़र उस फोटो पर पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वह अपने मन में बोली, जिसे मैं ढूंढने के लिए गधों जैसे आदमियों के साथ रह रही हूँ, वह इंसान मुझे मिल गया। ये लोग नहीं जानते जिसे ये किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रुथलेस माफिया डार्क ऑफ क्वीन का हस्बैंड है। वो महिला कोई नहीं आकृति सिन्हा थी जो इस मुंबई के गैंगस्टर के पास प्रिंस के एड्रेस को ढूंढने के लिए आई थी। गैंगस्टर ने आकृति को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहा, फिर उसकी हेल्प करने को कहा। आकृति 3 दिन से यहाँ की, कालिया 3 दिन से इसके साथ इंटीमेट हो रहा था। सूरज भी इसके साथ 2 बार इंटीमेट हुआ था। थोड़ी देर पहले सूरज ने प्रिंस की डिटेल बताते हुए ये भी बताया कि किसी दिल्ली की दीक्षिता मेहरा के साथ 12 दिन पहले इस लड़के ने शादी कर ली है। ये सुनकर कालिया हंसते हुए बोला, दोनों के रिश्ते का 12 करने के बाद उस लड़की को अपने हस्बैंड का बा मनाने के लिए 12 दिन तक हम दोनों के बिस्तर पर रखेंगे। लगता है इस लड़के को देखकर कि वह लड़की भी यही 2019 साल की होगी। हमें कच्ची कली मिलने वाली है जिसके लिए हम दोनों भंवरे बनकर 12 दिन तक उस पर मंडराते रहेंगे। ये सुनकर सूरज भी एक्साइटेड हो गया। एक तो उसे उसकी आइडल का ब्रेसलेट मिलने वाला था, दूसरा इतनी सुंदर लड़की के साथ तबू शादी करने के लिए तैयार था। लेकिन उस लड़की ने इस लड़के से शादी कर ली थी, अब उसके बिस्तर तक तो आ सकती थी। सूरज की वाइफ कभी नहीं बन सकती थी। उसके पास ही बैठी उस महिला ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। फिर उन लोगों की बातों से उसे पता चल गया कि प्रिंस और दक्षिता ने शादी कर ली है। आकृति क्रीपी स्माइल के साथ बोली, मैंने तुम्हें कहा नहीं ढूंढा, तुम मुझे मिले तो भी नई रुतलेसा माफिया क्वीन से शादी करने के बाद इन बेवकूफ़ों को नहीं पता कि वह लोग कैसे किडनैप करने जा रहे। यह मुंबई के छोटे मोटे गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड की दुनिया की डार्क क्वीन के हस्बैंड को किडनैप करने जा रहे हैं। ये युवराज रूप सिंह राठौड़ कोई मामूली इंसान नहीं है, ये रुतलेस माफिया क्वीन का हस्बैंड है। ये लोग मामूली इंसान समझकर किडनैप करने जा रहे हैं। ये डार्क क्वीन जो डेथ ऑफ गॉड किडनैप करके उसके साथ अपना बिस्तर गर्म करने और उसके हस्बैंड को मारने के सपने देख रहे हैं। आकृति भी देखना चाहती थी।
दक्षिता ने यहाँ प्रिंस को किस तरह बचाती है। आकृति को दक्षिता और प्रिंस के करीब जाने के लिए एक मौका भी चाहिए था। दक्षिता को लगता है उसने 2 साल पहले सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन वो गलत है। उसके जो भी दुश्मन थे वो अभी भी जिंदा है। दक्षिता पर भयंकर वार करने का इंतजार कर रहे हैं। वो बस गलतफहमी में है कि उसने उन्हें रास्ते से हटा दिया है। इधर प्रिंस के रूम में अपने खिलाफ हो रही साजिश से अनजान दक्षिता प्रिंस के पास लेटकर प्यार हाथों को सहलाते हुए फिर उसके गालों पर किस करती है। फिर उसके फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोली, क्यूटी प्लीज उठ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए मैंने आज तुम्हारा फेवरेट खाना भी बनाया है। देखो आज शाही पनीर कितना टेस्टी बना है। वही चिकन मंचूरियन तो पूछो मत, इतना टेस्टी बना है कि पेट ही नहीं भर रहा। तुम इतना टेस्टी खाना छोड़कर और नींद कैसे आ सकती है। तभी भावेश रूम में आते हुए हंसकर दक्षिता को चिढ़ाते हुए बोला, युवरानी आप युवराज को कितने ही लालच दो, जब तक इनकी मर्जी नहीं होती यह नहीं उठने वाला। और यह कौन से डॉक्टर ने ट्रीटमेंट का इलाज बताया है कि उसे लालच दो और कोमा से जगा। दक्षिता गुस्से से घुरकर भावेश को देखा। भावेश ने दक्षिता के गुस्से की परवाह किए बिना सोचने की एक्टिंग करते हुए आगे बोला, कहीं हमारी नेचुरली डॉक्टर साहिबा तो नहीं है जिन्होंने आपको अच्छे से ट्रीटमेंट करने की जगह प्रिंस को ब्लैकमेल करके या लालच देकर कोमा से जगाने को कहा है। ये सुनते ही दक्षिता प्रिंस को प्यार से निहारते हुए भावेश से बोली, भाभी अगर तुम कीर्ति से हमेशा के लिए दूर नहीं होना चाहते तो अभी के अभी अपना मुंह बंद कर लो। ये सुनते ही भावेश एकदम स्टेचू की तरह अपनी जगह पर जम गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि कभी भी फटकर नीचे गिर जाएंगी। भावेश ने बड़ा मुंह खोल रखा था। दक्षिता भावेश की तरफ देखे बिना ही बोली, भाभी अगर तुम ऐसे बड़ा सा अपना मुंह खोले रखते हो तो कोई मच्छर मुंह में घुस जाएगा और रात को चिकन मंचूरियन की डिनर की जगह मच्छर डिनर हो जाएगा। भावेश ने मुंह बनाया और धीरे से शर्माते हुए बोला, क्या भावेश दक्षिता के सामने कीर्ति से प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा? क्या दक्षिता भावेश और कीर्ति के रिश्तों को एक्सेप्ट कर लेगी? क्या भावेश अपने वचन और फर्ज भूल कर किसी के साथ अपनी मैरिड लाइफ शुरू कर देगा? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो लीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। जब 147 प्रिंस के माइंड में मिस्टीरियस प्रॉब्लम। हेलो रीडर्स, मुझे प्रिंस के लिए युवराज नाम अच्छा नहीं लगता। प्रिंस पर प्रिंस नाम ज्यादा सूट करता है, इसीलिए आज से हम प्रिंस बुलाएंगे और उसका सिंगल नेम वाईआर की जगह डेविल क्यूटी होगा। अब तक आपने पढ़ा रीवा का फ्रेंड डॉक्टर मृदुल रीवा से प्यार करता था तो वो प्रिंस को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। प्रिंस का एक्सीडेंट भी मृदुल ने ही करवाया था। उसने दोबारा प्रिंस को किडनैप करके मर्डर का प्लान बनाया, इसलिए उसने मुंबई के लॉयल गैंगस्टर कालिया के भाई को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया, जिससे कालिया और उसका भाई सूरज मृदुल के ऑफर की वजह से लालच में आ गए और प्रिंस का किडनैप करने के लिए तैयार हो गए। वैसे मृदुल को अपने जासूस से पता चला था बलवान काकोसा 3 दिन से मुंबई में नहीं है। कालिया और सूरज प्रिंस की किडनैपिंग और उसके बदले मिलने वाली कीमत के बारे में बात कर रहे थे। उनके साथ आकृति सिन्हा भी लोकल गैंगस्टर की मदद से प्रिंस को ढूंढ रही थी। अब आगे 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ। अब आकृति सिन्हा के पास ज्यादा पावरफुल नहीं रही। 2 साल पहले ही सिन्हा फैमिली ने फैमिली से बेदखल कर दिया। आकृति सिन्हा अच्छे से जानती थी दक्षिता कितनी खतरनाक है। उसे 2 साल पहले दक्षिता की पावर के बारे में भी पता चल गया था। आज भी वो भयानक 2 दिन नहीं भूली जो उसने और दक्षिता के दुश्मनों ने बिताए थे। आकृति सिन्हा को समझ नहीं पा रहा था प्रिंस का एक्सीडेंट उस डेथ क्वीन के होते हुए कैसे हो गया। उसे प्रिंस और दक्षिता की एक्सीडेंट में कुछ गड़बड़ लग रही थी, कुछ ऐसा था जो छुपा हुआ था, वरना उस रुटलेस क्वीन के साथ होने बाद उसके लिटिल बॉयफ्रेंड या हस्बैंड इतनी चोट कैसे आ सकती है कि वो कोमा में चला गया। जो सवाल आकृति के दिमाग में चल रहा था वही सवाल दक्षिता के मन में भी चल रहा था। दक्षिता को भी वो एक्सीडेंट आज भी याद है। जब उसका और प्रिंस का 12 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ तब दक्षिता ने प्रिंस को चोट से बचाने के लिए खुद स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आ गई। प्रिंस का सिर कसकर पकड़कर ड्राइविंग सीट पर लगा दिया था। प्रिंस झटके से स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और दरवाजे के ग्लास से उसका सर में चोट न लगे दक्षिता को समझ नहीं आ रहा था। ड्राइविंग सीट पर सेफ्टी से होने के बाद भी पर होने के बावजूद प्रिंस के सर से चोट की वजह से खून कैसे आ सकता है। जब उसने डॉक्टर से बात की तब पता चला प्रिंस के सिर की चोट में ग्लास के टुकड़े मिले हैं। उन ग्लास के टुकड़ों को डॉक्टर ने सर्जरी करके निकाल दिया। डॉक्टर ने जब सर्जरी की तभी एक चीज नोटिस की, प्रिंस के दिमाग में कुछ तो प्रॉब्लम है। डॉक्टर डेविड ने बलवान काकोसा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि प्रिंस के सर में बचपन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी के एक्सीडेंट की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। उनके पीले चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कुछ तो ऐसा छुपा रहे हैं जो कि प्रिंस के लिए बहुत ही बुरा है। डॉक्टर डैनियल ने कहा कि प्रिंस के सिर में मौजूद ब्लड क्लॉट जैसी चीज की वजह से ही प्रिंस कोमा में गया है। दक्षिता बिजनेस और अंडरवर्ल्ड का काम छोड़कर प्रिंस का ख्याल रख रही थी, उसके कोमा से बाहर आने का वेट कर रही थी। प्रिंस के सर की प्रॉब्लम के बारे में उसने कीर्ति से भी डिस्कस किया। कीर्ति ने भी प्रिंस का पूरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट भी किए। कीर्ति को भी प्रिंस के सिर की प्रॉब्लम समझ नहीं आई। कीर्ति अच्छी जानती थी कि यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। अगर यह प्रॉब्लम बढ़ गई प्रिंस को दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा। कीर्ति को प्रॉब्लम के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था।
यहाँ तक उस प्रॉब्लम के बारे में भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि वह प्रॉब्लम क्या है। दक्षिता ने उसके बारे में कुछ बताने को कहा तो तब कीर्ति ने बताया कि उसके सर में ब्लड क्लॉट जैसा कुछ है। वो ब्लड नहीं, कुछ और है। पता नहीं है क्या, अगर उस चीज को हमने छेड़ने की कोशिश की तो शायद प्रिंस की जान भी जा सकती है। कीर्ति ने जब सिटी स्कैन में उसको ध्यान से देखा तो उसे वो किसी के साथ ब्लड क्लॉट की तरह गहरे लाल रंग का खून का थक्का लग रहा था। कीर्ति ने बहुत सारी क्रिटिकल हैंड सर्जरी की थी, वह अपने नॉलेज से बता सकती थी वह ब्लड क्लॉट नहीं है। दक्षिता ने अपने आदमियों को बलराम काकोसा के पीछे भी लगा दिया था। अपने क्यूटी की लाइफ के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। वो पैलेस में रहकर प्रिंस का ख्याल रख रही थी, रीवा की नौटंकी को झेल रही थी। वो प्रिंस के माइंड में मौजूद प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना चाहती थी। दक्षिता को अच्छे से पता था कि यह जरूर प्रिंस के पास से जुड़ी हुई है। वो प्रिंस के गोल्डन पैलेस तक तो नहीं पहुंच सकती थी। इस पैलेस में रहकर हर इंसान की एक्टिविटी पर नजर रख सकती थी। उसे कुछ सर्वेंट भी काफी मिस्टीरियस लगे। दक्षिता को सर्वेंट पर शक हो रहा था। उसके डैड की फ्रेंड की मॉम नीना आंटी, जो दुनिया की सबसे बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है। दक्षिता ने नीना आंटी को प्रिंस की पूरी कंडीशन के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया वह प्रिंस के माइंड में मौजूद प्रॉब्लम के बारे में तो कुछ नहीं जानती। उसके कोमा में जाने की वजह जरूर उन्हें पास्ट की कुछ चीजें याद दिलाई गई है। अचानक एक्सीडेंट को देखकर उन्हें कुछ तो पास्ट की मेमोरी याद आई है। इस वजह से प्रिंस कोमा में गया है। ये भी बताया कुछ दिनों में प्रिंस के साथ कुछ गलत हुआ है। प्रिंस के माइंड की पास्ट मेमोरी खेलने की कोशिश की है। कीर्ति और भावेश में कुछ देर नोकझोंक हुई और दोनों ही एक दूसरे से गुस्से में मुंह फुलाकर नाराज हो गए। भावेश, दक्षिता और कीर्ति अपना डिनर करके अपने रूम में जाकर सो गए। वहीं दक्षिता प्रिंस को क्लीन करती है। प्रिंस की ड्रिप चेंज करके उसके पास बिस्तर पर लेट जाती है। रीवा आज घर नहीं आई थी, वो नाइट क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। उसके सामने बार बार मृदुल और उसके साथ यादें आ रही थी। दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए तो दोनों ने एक दूसरे के साथ कितने अच्छा टाइम स्पेंड किया। मेहुल रीवा की फ्रेंड तो थी, वो हमेशा अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। वो रीवा से नॉर्मल दोस्तों की तरह फीलिंग शेयर नहीं करती, कभी भी रीवा की फीलिंग का ध्यान नहीं रखती। मेहुल के होते हुए भी रीवा अकेलापन फील करती। जब उसकी और मृदुल की दोस्ती हो गई तो रीवा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके लिए भी दुनिया में जी रहा है, कोई उसकी खुशियों, उसकी फीलिंग का दुख दर्द का ख्याल रखता है। दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। उसे वो रात भी याद है जो उसने नशे में मृदुल के साथ बिताई थी। आज भी मृदुल के हाथ के मीठा सा एहसास बॉडी पर महसूस करवाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मृदुल उसे बहुत दूर चला जाएगा अगर उसने किसी और लड़की से एंगेजमेंट या शादी की। रीवा को समझ नहीं आ रहा था वो मृदुल को किसी और के साथ सोचकर ही बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा। उसे किसी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। उसे आज भी याद है जब उसके पापा ने उसे प्रिंस से शादी करने के लिए मना किया था। उसने अपने डैड को छत से धक्का दे दिया था। रीवा आज भी उस एक्सीडेंट से एमपी खबर है कि रीवा ने अपनी डैड को धक्का नहीं दिया था बल्कि उसके डैड एक्सीडेंट की छत से गिर गए थे। फ्लैशबैक, रीवा ब्लैक कलर की स्कर्ट और क्रॉप टॉप में अपने डैड के सामने बैठी हुई थी। रीवा के बाल खुले थे, वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। रीवा अपने डैड की तरफ देखते हुए बोली, बाबा सा हमें अब वापस राजस्थान चलते हैं ना, अब तो युवराज रुद्रांश भी बड़े हो गए हैं, मुझे उनसे मिलना है। 2 साल बाद हमारी शादी कर सकते हैं। 2 साल तक हम एक दूसरे से जान पहचान बना सकते हैं। वैसे भी डैड, ऐसे अगर हम उनसे शादी कर लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। पहले हम एक दूसरे को जान लेने के बाद शादी तो अच्छा रहेगा। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करते हैं। मुझे भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लाइफ जीनी है जहां हम डेट, मूवी और लॉन्ग ड्राइव पर जाए। ये सुनते ही रीवा के डैड गुस्से में बोले, राजस्थान की फीस है वो तुम्हारे साथ सही भी ऐसे सिनेमा घर में मूवी देखने, गाड़ी लेकर लंबा रास्ता करने, किसी होटल नियर रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जा सकते। उनकी जान को हर टाइम खतरा रहता है। उनके आसपास 50 से ज्यादा बॉडीगार्ड्स रहते हैं। तुम उनके साथ डेट पर कैसे जाओगी? रीवा जिद करने लगी। रीवा के डैड ने उसे डांट दिया। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी शादी राजस्थान के युवराज से नहीं कराना चाहता। मैं तुम्हारी जान को कोई खतरे में नहीं डाल सकता। रीवा के डैड अपनी चेयर से खड़े होने वाले थे कि रीवा ने उनके हाथ को जोर से झटक दिया। इधर भावेश और रीवा के पिता मिस्टर शेखावत का पैर उनकी चेयर में फंस गया। वो अपना बैलेंस नहीं बना पाए और पीछे की ओर गिर गए। 5वीं मंजिल से नीचे पत्थरों पर गिरने की वजह से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। रीवा अपनी जगह पर ही जम गई। वो अपने देश की डेट का जिम्मेदार खुद को मानने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे सब नफरत करने लगेंगे। वह एक मर्डर बन गई। इसी वजह से उसने पुलिस को कंप्लेंट किया और अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपने डैड को अग्नि दी। दूसरे दिन बलवान काकोसा उसके घर पहुंच गए। उन्होंने रीवा को सारी बात बताई। रियो उनके साथ यहाँ पैलेस पर आ गई। उसे अपने घर की पूरी यादों से भी पीछा छुड़ाना था। वो भी घर छोड़कर जाने वाली थी। बलवान काकोसा से मुलाकात हो गई। बलवान काकोसा को अपनी केयर करते देख रीवा ने शर्माते हुए प्रिंस के बारे में पूछा तो 10-15 दिन इंतजार करने को कहा। 10 दिन बाद बलवान काकोसा प्रिंस को किडनैप करके पैलेस में ले आए। फ्लैशबैक को याद करते हुए रीवा क्लब ड्रिंक्स पर ड्रिंक कर रही थे। आधी रात को अचानक प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लगी। दक्षिता ने लैंडलाइन से कीर्ति को फोन किया।
भावेश और कीर्ति जल्दी से दौड़ते हुए प्रिंस के रूम में पहुंचे। प्रिंस की हालत देखकर कीर्ति ने जल्दी से उसे एक इंजेक्शन लगाया। प्रिंस का हालत में सुधार ना होता देख कीर्ति भी घबरा गई। उसने जल्दी से भावेश को कार निकालने को कहा। प्रिंस को अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्लब प्रिंस को कुछ घंटे के लिए दूसरी वेंटिलेटर मशीन में रखा जाना था। प्रिंस की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी। दक्षिता और कीर्ति सर्वेंट की हेल्प से प्रिंस को नीचे कार में लेकर जाते हैं। थोड़ी देर उनकी कार आधे रास्ते पहुंचते हैं। अचानक उनके सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर दक्षिता की भौहें सिकुड़ जाती है। दक्षिता ने देखा उनका से बहुत सारे लोग उतरकर खड़े हो गए हैं। ये देखकर उसकी गहरी सांस लेती है, वो भी बाहर आती है। उसने देखा टकला आदमी और एक बड़ी बियर्ड वाला आदमी उसकी गाड़ी की बोनट खोल रहे हैं। तभी सूरज बोला, अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो रुद्रांश सिंह राजपूत को हमारे हवाले कर दो। दक्षिता का चेहरा काला पड़ गया था। इतनी हिम्मत हुई कि उसके हस्बैंड उसके क्यूटी को उन्हें सौंपने के लिए बोल रहा है। कीर्ति कार के माहौल को चेंज होता हुआ महसूस कर पा रही थी। वही भावेश को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक उसे कार का माहौल कुछ अजीब लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। दक्षिता का काला बड़ा चेहरा देख एक पल के लिए वो भी काम गया। वो शांत रहा। अचानक दक्षिता ने अपने फोन में एक बटन दबाया। चारों ओर से कुछ BMW कार्स ने आकर गैंगस्टर के लिए गुंडों को घेर लिया। आकर सबको घेर लिया है। गैंगस्टर माफिया और उसका भाई हैरान थे। अचानक क्या हो गया? उन्होंने देखा प्रिंस बेचान सांस लेने के लिए तड़प रहा था। अचानक बस शांत हो गया और उसकी पलकें भी हिलने लगी है। कीर्ति हैरानी से बोली, दक्षुशन पस को होश आ रहा है। देखो ये बिल्कुल ठीक हो गया। दक्षिता आंखों में ढेर सारी चमक और आंसुओं के साथ प्रिंस को देखने लगती है। प्रिंस धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसकी नज़र अपने चेहरे पर झुके हुए एक बहुत ही खूबसूरत मासूम आंखों पर पड़ी। उसने देखा कि वो इंसान अपनी आंखों में ढेर सारे आंसू और चमक लिए उसे घूर रही है। प्रिंस को कुछ देर तो ये सब समझने में लगी। जैसे ही इसे अपने ऊपर देख रहे इंसान के बारे में पता चला तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और होठों से कर्कश आवाज में बोला, रुथलेस क्वीन या डेट ऑफ गॉड दक्षिता मेहरा गैंगस्टर कालिया उसके भाई मृत्यु को कैसे सबक सिखाती है। जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। जब 148 हमें माफ कर दो। डेथ ऑफ क्वीन। अब तक आपने पढ़ा, मृदुल ने कुछ करोड़ पैसों और अंडरवर्ल्ड की क्वीन के ब्रेसलेट के साथ मुंबई के लोकल गैंगस्टर कालिया के छोटे भाई से कांटेक्ट करता है। कालिया और उसका भाई सूरज से प्रिंस की किडनैपिंग के लिए बोला। दोनों माफिया क्वीन के ब्रेसलेट में मौजूद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए प्रिंस का किडनैप करने के लिए मान जाते हैं। इधर रीवा को एहसास होता है जैसे मृदुल को किसी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। वही दक्षिता को याद आता है कि उसने एक्सीडेंट में प्रिंस को बचाने की कोशिश की थी। प्रिंस एक्सीडेंट से बच गया। कुछ और ही प्रॉब्लम थी जिस वजह से प्रिंस कोमा में गया था। ये प्रॉब्लम प्रिंस के पास्ट से जुड़ी है। दक्षिता प्रिंस का पूरी तरह ख्याल रखने लगी। उसे पहले इसके सर्वेंट पर प्रिंस के खिलाफ साजिश रचने का शक था। उसको प्रिंस के पास्ट से जुड़ी प्रॉब्लम को भी ढूंढना था। वो प्रिंस के साथ पैलेस में रह रही थी, वरना दक्षिता प्रिंस को लेकर कब का यहाँ से लेकर चली जाती। अब आगे 12:15 क्लब में। क्लब पूरी तरह खाली हो चुका था। वहाँ कुछ वेटर, मैनेजर, बारटेंडर और रीवा ही मौजूद थे। रीवा की तरफ देखा कि वो काफी नशे में है अभी और ड्रिंक कर रही है। क्लब से जाने का कोई इरादा नहीं। वेटर ने उसे 2-3 बार रीवा को यहाँ से जाने को कहा। फिर मैनेजर को गुस्सा आया। बाउंसर से रीवा को बाहर निकल दिया। रीवा लंबे चौड़े बड़े शरीर वाले बाउंसर को नशे में डांटते बोली, हाथी की औलाद, तुम मुझे नहीं जानते कौन हूँ, अभी क्लब खरीद सकती हूँ। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मैं डॉक्टर मृदुल की फ्रेंड हूँ। उनकी हॉस्पिटल चैन मेहुल हॉस्पिटल्स होने वाला चेयरमैन है। फिर नशे में लड़खड़ाते हुए एक अंधेरे कोने की ओर चली गई। बाउंसर ने रीवा की बातों को इग्नोर कर अपनी जगह पर खड़े हो गए। तभी मृदुल ने क्लब के दरवाजे पर पहुंचकर बाउंसर से रीवा के बारे में पूछा। अंधेरे कोने की तरफ इशारा कर दिया। तभी वहां पर मैनेजर ने मेरे दिल को पहचान लिया। उसको रीवा के बारे में सब कुछ बता देता है। इधर 5 लड़कों को रीवा बुरी तरह मार रही थी। रीवा मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थी। यह आवारा लड़की रीवा के नशे होने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। रीवा सब लड़कों को अच्छा सबक सिखाती है। तभी वहां मृदुला रीवा को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, बेबी तुम्हें अपनी क्या हालत बना रखी है, घर चलो, तुम अभी बहुत नशे में हो, हम सुबह बात करेंगे। इधर हाईवे पर रात को प्रिंस को होश नहीं आया। उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। प्रिंस की हालत देखकर दक्षिता ने कीर्ति को बुलाती। कीर्ति प्रिंस की कंडीशन देखकर बोली, वेंटिलेटर मशीन को रखना होगा, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना ही होगा। कीर्ति ने दक्षिता को प्रिंस की कंडीशन के बारे में बोली, प्रिंस को जल्द ही होश आ सकता है। प्रिंस की खराब कंडीशन से उसे कोई खतरा नहीं है। ये तो शायद उसके एक्सीडेंट की वजह से कुछ पुरानी यादों का जुड़ा होना है। दक्षिता और प्रिंस की कार हाईवे पर पहुंचे तो तभी उनकी कार के आगे 10 से ज्यादा कार खड़ी। कार्स की एक साइड हेडलाइट ऑन होती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था वो लोग कार के अंदर मौजूद इंसान को डराना चाहते हैं। तभी प्रिंस के बॉडीगार्ड की 10 से ज्यादा कार प्रिंस और दक्षिता की कार को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाती है। दोनों कार से गुंडे और बॉडीगार्ड्स निकलते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने लगे।
गैंगस्टर कालिया के गुंडों ने प्रिंस के बॉडीगार्ड्स को बुरी तरह मारकर घायल कर देते हैं। 30 से 40 बॉडीगार्ड जमीन पर कहरा रहा थे। कालिया के 50 गुंडे प्रिंस के बॉडीगार्ड्स पर भारी पड़ गए। प्रिंस ने सपने में देखा 8 साल के प्रिंस चारों तरफ खून है। कुछ लोग खून से लथपथ उसके चारों ओर पड़े थे। प्रिंस बस रोते हुए बस मम्मा को पुकार रही था। तभी खून से सना हाथ उसकी तरफ बढ़ा। तब प्रिंस और ज्यादा डर गया। उस महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक से प्रिंस को कोई अपनी गोद में उठा हक कर लेता है। उसको एक गर्म और सुकून देने वाला एहसास होता है, जिस वजह से प्रिंस की आंखों के सामने का खूनी नजारा धीरे धीरे गायब होने लगता है। प्रिंस ने धीरे से आंखें खोलकर देखा। उसकी आंखों के सामने बहुत खूबसूरत छोटा चेहरा, लाल हॉट पानी से भरी बड़ी आंखें, गाल एकदम गुलाबी होंठ रखे थे। प्रिंस को वो चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसके दिल को अलग ही सुकून शांति मिल रही थी। प्रिंस को आंखों में प्यार, चिंता, दर्द, खुशी, इमोशन नजर आ रहा था। प्रिंस के दिमाग में सब फ्लैशबैक में चलने लगा। प्रिंस को सब कुछ याद आ गया। ये खूबसूरत चेहरा उसकी प्यारी सी एंजल का है, जो अब उसकी वाइफ है। प्रिंस के सूखे पड़े होठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अचानक प्रिंस को अपना गला सूखा महसूस होता है तो अपनी कर्कश आवाज में बोला, पानी। कीर्ति जल्दी से दक्षता की तरफ पानी बढ़ा देती है। वो अभी प्रिंस को देखते हुए उसे पानी पिलाने लगती है। प्रिंस भी दक्षता की आंखों में ही देख रहा था। उसके बाद प्रिंस दोबारा लेटकर दक्षता को देखने लगता है। दक्षता भी प्यार से प्रिंस को ही देख रही थी। कीर्ति जल्दी से प्रिंस का चेकअप करके इंजेक्शन तैयार करते हुए बोली, दक्षु चिंता मत करो, प्रिन्मा बिल्कुल ठीक है। बस इसे कुछ घंटे की नींद की जरूरत है। उसके बाद यह एकदम फिट हो जाएगा। इसके बाद कुछ देर नींद के आगोश में चला जाएगा। तुम चिंता मत करना। दक्षता ने हाँ सिर हिलाया। इधर प्रिंस अपने होठों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। प्रिंस पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी इस प्यारी सी एंजल को कितने दिनों बाद देखा है। जब उन दोनों की शादी हुई थी तो दक्षता के चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी लगती थी। दक्षता थोड़ी कमजोर लग रही थी। उसके चेहरे पर हल्का पीलापन था। प्रिंस को दक्षता पर इतना प्यार आया, उसका मन का मन कर रहा था कि वो दक्षता को अपनी बाहों में भर और उसे किस कर। दक्षता प्रिंस के मन की बात समझकर पैशनेटली किस करने लगी। कीर्ति पल भर के लिए हंसी और इंजेक्शन लगा दिया। प्रिंस के लिए किस ज्यादा देर अच्छी नहीं है। वो दक्षता से धीरे से बोली, यह अभी कोमा से बाहर आया है। अभी कोमा की स्टेज से बाहर आए पेशेंट को इतनी पैशनेटली किस करके फिर से कोमा में भेजने का इरादा है क्या? कुछ देर के लिए छोड़ दो, अब की बार यह उठे तो इसे आराम से जी भर कर किस कर लेना। ये सुनकर दक्षता प्रिंस को छोड़ देती है। ये चीज प्रिंस को पसंद नहीं आती तो वो घूर कर कीर्ति को देखा। अपने मन में बोलिए, छोटा शैतान आजकल कुछ ज्यादा ही शैतान हो गया है। यह मुझे गुस्से से घूर रहा है। फिर कीर्ति कुछ नहीं बोली। प्रिंस फिर नींद की आगोश में चला जाता है। इधर जैसे प्रिंस बेहोश होता है, दक्षता अपने नजरें उठाकर अपने सामने देखती है। प्रिंस के बॉडीगार्ड की हालत देख वो अपना सिर हिला देती है। कीर्ति भी प्रिंस के बॉडीगार्ड को देखकर बोली, वो बूढ़ा आदमी बोल रहा था कि प्रिंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बॉडीगार्ड इस एक लोकल गैंगस्टर के गुंडों को नहीं संभाल पाए तो बड़े बड़े दुश्मनों को क्या संभालेंगे। ये सुनकर दक्षता कुछ नहीं बोली। वो कार से उतरी। इस वक्त बिताने ब्लैक नाइट सूट में वो बहुत क्यूट लग रही थी। दक्षता की बेदाग खूबसूरती को देख कालिया और संजय की आंखों में चमक आ जाती है। दक्षता को देख कहीं से नहीं लग रहा था यही वन अंडरवर्ल्ड की डेथ ऑफ क्वीन है। दक्षता की जितनी खूबसूरत लड़की कालिया और उसके भाई ने कभी नहीं देखी थी। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ब्लैक लूज पैंट, ब्लैक शर्ट, हाथों में सुहागन का चूड़ा, मांग में गहरा लाल रंग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। दक्षता और प्रिंस की कोर्ट में शादी हुई थी। काकोसा ने दक्षता को चूड़ा देकर कहा, राजस्थान के राजपूत और आम जनता के घर की बहू उनके यहाँ शादीशुदा दुल्हन 1.5 महीने तक सुहाग का जोड़ा, मंगलसूत्र और सिंदूर लगाती है। दक्षता तो प्रिंस के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, तो ये सिंदूर और मंगलसूत्र चूड़ा क्या चीज थी। वो इस वक्त सुहागन की तरह लग रही थी। दक्षता की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। कालिया आगे आते हुए दक्षता को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोला, तुम हमारे शिकार की वाइफ हो, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। मुझे तुमसे पहली नजर का ही प्यार हो गया। दक्षता कुछ नहीं बोली, अपनी कार से टेक लगाकर खड़ी रहती है। इतने में वहां कुछ कार आकर रुकती है। उन कायान से अर्जुन और कुछ बॉडीगार्ड्स निकलते हैं। इधर बलवान काकासा को जब पता चला प्रिंस की तबीयत बिगड़ गई है, एयरपोर्ट से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। काकासा ने हॉस्पिटल में कॉल करके पूछा तो उन्हें पता चला कि प्रिंस अभी तक एडमिट नहीं किया गया है। वो वापस हाईवे पर आ गए जिस आगे से वो हॉस्पिटल जाने वाले थे। यहाँ अपने बॉडीगार्ड की लत देखकर और इतने सारे गुंडों को और मुंबई के गैंगस्टर को देखकर बलराम काकोसा का दिल अपने धड़कन कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उनका दिल सीने में जोर जोर से कंपन कर रहा था। जब उनकी नज़र दक्षता पर गई तो वह हैरान हो गए। उनके सामने एक छोटी सी मासूम सी लड़की खड़ी थी जिन्हें गुंडे बुली कर रहा था। काकोसा अपना कदम आगे बढ़ाने ही वाले थे, अचानक उनकी नज़र अर्जुन पर गई तो वह हैरान हो गए। वह अर्जुन को अच्छी तरह जानते थे कि माँ बॉस के साथ साथ डेट ऑफ क्वीन का भी लेफ्ट हैंड है।
कालिया को दक्षता के साथ बदतमीजी करते देख अर्जुन आगे आया और 50 गुंडों को देखा नीचे पड़े प्रिंस के बॉडीगार्ड को एक नज़र फिर दक्षता की तरफ देखता है। उसकी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी। अर्जुन समझ गया उसे क्या करना है। अर्जुन दौड़ते हुए उन 50 गुंडों की तरफ जाता है, फिर गुंडों के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। वो लोग अर्जुन के चारों तरफ घेरा बनाकर अर्जुन के करीब जाते हैं। उस घेरे के गुंडों के साथ फाइट करने लगता है। अर्जुन ने 50 गुंडों को हवा में उछालते हुए दूर फेंक दिया। वो सारे गुंडे अपने हाथ कमर पकड़कर करा रहे थे। अर्जुन के इस तरह 50 लोगों को 10 मिनट में हराने से कालिया और सूरज के होश भी ठिकाने आ चुके थे। उन्हें पता चल गया यह आदमी सिंपल आदमी नहीं है। तभी उनकी नज़र अर्जुन के शर्ट पर लगे बेच पर गई तो उनकी हवा ही टाइट हो गई। दक्षता के बॉडीगार्ड चेयर लेकर आते हैं। दक्षता के चेयर पर बैठते ही कालिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। एक अंडरवर्ल्ड की मीटिंग के दौरान उसने डेथ ऑफ क्वीन की झलक देखी थी। उसने बड़े पर गैंगस्टर पर एक एहसान किया था। वो पार्टी में डेथ ऑफ क्वीन की लेकर गया था। कालिया के दोस्त ने उसको बताया था, कभी डेथ ऑफ क्वीन तुम्हारे सामने आ जाए उसे पहचानने का एक तरीका है। गैंगस्टर सामने खड़े अर्जुन की तरफ इशारा करते हुए बोला, डेथ ऑफ क्वीन का लेफ्ट हैंड के साथ हमेशा रहता है। कालिया अर्जुन को देख दक्षता के पैरों में गिरकर बोला, हमें माफ कर दो डेथ ऑफ क्वीन। इधर अर्जुन उसके गुंडों को दे दनादन मारे जा रहा था। बलराम काकोसा दूर से ये सब देख रहे थे। अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक माफिया डेथ ऑफ क्वीन और कोई नहीं प्रिंस की वाइफ है। तभी कार का दरवाजा खुला और भावेश अंगड़ाई लेते हुए बाहर निकला। भावेश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई खतरा मौजूद ना हो। बलराम काकोसा भी अब तक उनके पास आ चुके थे। वही अर्जुन ने गुंडों की हालत खराब कर दी थी। कुछ गुंडे बेहोश हो गए, कुछ गुंडों खून से लथपथ, कुछ गुंडे बेहोश होने का नाटक कर रहे थे। कहीं अर्जुन उन पर फिर से हमला ना कर दे। वही कालिया और सूरज दक्षता के पैरों में लेटे हुए माफी की भीख मांग रहे थे। दक्षता शांत से बैठी थी। उसके आसपास का ओरा बहुत भयानक था। उसे देखकर साफ लग रहा था आज की रात बहुत भयानक होने वाली है। दक्षता अचानक एक भयानक हंसी हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी कि वहां खड़े हर इंसान के शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। दक्षता बुरी तरह हंसते हुए बोली, माफ कर दो। दक्षता की बात में एक छिपा हुआ मतलब था जो कोई नहीं समझ पा रहा था। अपने दिल में डर फील कर सकता था। क्या दक्षता कालिया माफ कर देगी? जब दक्षता को मृदुल के बारे में पता चलेगा तब वो मृदुल के साथ क्या करेगी? क्या निभा दक्षता से मृदुल को बचा पाएगी? जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। आप लोगों की तरफ से रिस्पांस ठंडा हो गया है। क्या कहानी सच में बोरिंग हो गई है? यार आपको सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन थोड़ा वक्त दो। दक्षता प्रिंस को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो वह प्रिंस के पास्ट के बारे में जानने और प्रिंस के दुश्मनों पर नजर रखे हुए हैं। पॉजिटिव का मतलब यह नहीं होता कि वो इंसान को छूने ही ना दे। पॉजिटिव का मतलब अपने पार्टनर को लेकर प्रोटेक्टिव होना। दक्षता प्रिंस की जिंदगी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वो इतनी पावरफुल होने के बाद भी उस पैलेस में रह रही है, वरना उसके पास किस चीज की कमी है जो वह इस पैलेस में रहे। CH 149 दक्षता का पागलपन और जुनून। अब तक आपने पढ़ा। रीवा मृदुल की एंगेजमेंट वाली बात सुनकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई। क्लब में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। क्लब के क्लोज होने के बाद भी रीवा नहीं जाती तो बाउंसर रीवा को धक्के मारकर निकाल देते हैं। रीवा भी उन्हें डांटते हुए एक अंधेरी गली में चली जाती है। तभी मृदुल आकर क्लब के मैनेजर को पेमेंट करता है, फिर रीवा को ढूंढने जाता। अंधेरी गली में कुछ गुंडे उसे छेड़ते हैं तो वो उन्हें बुरी तरह पीटने लग जाती है। रीवा को उसके डैड ने प्रिंस से शादी करने के लिए हर तरह से तैयार किया था। वो कराटे में ब्लैक बेल्ट के साथ हर फील्ड में अच्छी थी। बलवान काकोसा प्रिंस की शादी रीवा से करना चाहते थे। उन्हें लगा दक्षता बहुत मासूम लड़की है, कभी राजस्थान की रियल क्वीन नहीं बन सकती। वो अपनी मासूमियत में राजस्थान की जनता का ख्याल नहीं रख सकती। राजस्थान के ऊपर नजर लगाए बैठे भूखे भेड़िए दक्षता की मासूमियत के कारण राजस्थान और राजपूत खानदान को बचा ही निकल जाएंगे। मुंबई का लोकल गैंगस्टर कालिया और उसके भाई ने हमला कर दिया। इसी दौरान प्रिंस को भी आ गया और दक्षता और प्रिंस एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। प्रिंस दक्षता एक दूसरे के साथ कुछ प्यारे मूवमेंट बिताते हैं। इस दौरान प्रिंस के बॉडीगार्ड्स कालिया के गुंडों से नहीं लड़ पाते हैं। फिर अर्जुन अकेला 50 गुंडों को आधे घंटे में तोड़कर रख देता है। कालिया और बलराम काकोसा को एहसास होता है दक्षता असल में कौन है। दोनों भाई दक्षता के पैरों में लेटकर उससे भीख मांगने लगते हैं कि उन्हें माफ कर दे, वो दोबारा दक्षता के रास्ते में नहीं आएंगे। उन्हें प्रिंस की किडनैपिंग का कांटेक्ट मिला था। ये सुनकर दक्षता खतरनाक रूप से हंसती है। अब आगे दक्षता की खतरनाक हंसी उस हाईवे पर गूंज रही थी। वहां खड़े हर इंसान के दिल में डर की लहर उठ रही थे। सब हैरान, दक्षता इतनी खतरनाक तरीके से क्यों हंस रही है। दक्षता डेविल स्माइल के साथ डेंजरस टोन में बोली, माफ कर दो। फिर दक्षता एकदम से सेटोन में बोली, कालू तुम मुंबई के लोकल गैंगस्टर कालिया हो ना। ये सुनकर कालिया जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाने लगता है। दक्षता जानलेवा नजरों से कालिया को घूरते हुए बोली, कालू तुम्हें पता है कि तुमने किस पर हमला करने की कोशिश की है? चलो वह बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ
अगर कार के अंदर लेटा वो मासूम लड़का मेरा हब्बी नहीं होता तो क्या तुम उसे किडनैप करके उसके साथ क्या करते? ये सुनकर कालिया का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो बिल्कुल खामोश हो गया। दक्षिता तीखी नजरों से कालिया को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसकी आत्मा के अंदर तक देख सकती हो। कालिया ना तो झूठ बोल सकता था और ना ही चुप रह सकता था। कालिया अपने कांपते हुए होठों से बोला, डेथ क्वीन, हमें आपके हस्बैंड का किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। हम अपनी कीमत लेने के बदले आपके हस्बैंड को उस इंसान को सौंप देते। वो और कोई नहीं, डॉक्टर मृदुल है, शर्मा हॉस्पिटल के चेयरमैन, फेमस डॉक्टर महेश शर्मा का बेटा। उसने हमें आपके हस्बैंड को किडनैप करने के बदले कुछ दिन पहले उसके डैड ने नीलामी में खरीदा आपका ब्रेसलेट और कुछ करोड़ रुपए देने का वादा किया था। हमें कुछ करोड़ रुपए से मतलब नहीं था। आपका जो ब्रेसलेट कुछ महीनों पहले नीलाम हुआ था, हमें वह ब्रेसलेट चाहिए था। दक्षिता भी सब समझ गई कि यह लोग प्रिंस को किसी भी हाल में किडनैप करते, वो अच्छी जानती थी। उसके ब्रेसलेट के पीछे अंडरवर्ल्ड के लोग कितने ज्यादा पागल है, दक्षिता अच्छी जानती थी। अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए ब्रेसलेट कीमती क्यों है? सबको ऐसा लगता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दक्षिता जानती थी ऐसा कुछ नहीं है, वह उसके किसी खास इंसान से जुड़ा हुआ है। दक्षिता के लिए वो ब्रेसलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दक्षिता उसे देखते हुए बोली, अगर कालू वो तुम्हें उस ब्रेसलेट के बदले अगर मेरे हस्बैंड को मारने को बोलता तो क्या तुम मार देते? ये सुनते ही कालिया एक बार और शांत हो गया। तो दक्षिता बोली, तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारा जवाब क्या होगा। अगर वो तुम्हारे मुंह से निकला, तुम्हारी यहीं पर डेथ हो जाएगी। तुम्हें इतनी जल्दी मारना नहीं चाहती, तुम्हारी मौत निश्चित है। दक्षिता खतरनाक आंखों से कालिया और संजय को देखते हुए अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती है। फिर अर्जुन की तरफ देखकर बोली, -15 मिनट के अंदर जहां कहीं भी हो डॉक्टर मृदुल यहां होना चाहिए। अर्जुन जल्दी से एक फोन मिलाता है। दक्षिता की तरफ देखने लगता है, वह जानता था अब आगे क्या होने वाला है। उसके उलट आज दक्षिता खामोशी से अपना सर टिकाकर चेयर पर बैठ गई और बोली, कालू तुम्हें पता है कि तुम किसे मारने जा रहे थे? बचपन में मेरे डैड आर्मी में थे, हमें समझती थी वो सुपर हीरो है जो देश को बचाते हैं, मेरा ख्याल भी रखते थे। एक दिन मुझे छोड़कर चले गए, उनकी रहस्यमयी तरीके से डेथ हो गई। मेरे डैड के शहीद होने की खबर बारे में जब मैं आर्मी ऑफिसर के ड्रामा में स्कूल से ट्रॉफी लेकर लौट कर आई, तब मेरे डैड के फ्रेंड ओमी अंकल ने समझाया कि उसके डैड देश के लिए लड़ने पर शहीद हुए हैं। उसे अपने डैड पर गर्व करना चाहिए। मुझे आज तक पता नहीं चला कि उनकी डेथ क्यों, कब, कैसे हुई। आज तक उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। दक्षिता अतीत में दुखते बोली, वहां डैड के कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। डैड की कोई डेड बॉडी नहीं आई थी, उनके कपड़े, और ये बताया गया मेरे डैड बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो गए। मेरी मॉम ने खुद को पूरी तरह काम में बिजी कर लिया, जैसे वह मेरे डैड की यादों से बाहर निकलना चाहती हो। दक्षिता अपने आंखों में आई नरमी को छुपाने के लिए अपनी आंखें बंद कर बोली, मॉम को अपनी 10 साल की बेटी की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने मेरा ख्याल रखने की जगह मुझसे और भी ज्यादा दूरी बनानी शुरू कर दी। मेरे अगले बर्थडे पर मॉम ऐसे इंसान से शादी करके आई जो बहुत खतरनाक था। उसकी गंदी नजरें मुझे अंदर तक गंदा कर देती थी। दक्षिता फिर दर्द भरी हंसते हुए बोली, अपने सौतेले पिता से बचने के लिए अपने दादाजी की करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर ऐसी स्कूल में गई। स्कूल में जीना तो दूर के बाद सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मुझे हर वक्त बुली किया जाता। मेरे अंदर की मासूम बच्ची लड़की ने सोचा, अपने सौतेले पिता की गंदी नजरों से सामना करने से अच्छा है खाना खाए बिना, पानी पिए बिना, गर्ल्स हॉस्टल के गंदे वॉशरूम साफ करने में खुश थी। ऐसे ही वह लड़के लड़कियां मेरी जान लेने पर उतर आए, कभी उनका विरोध नहीं किया। वो बहुत ही भोली और मासूम थी। लक्षिता एकदम से सीरियस होकर गुस्से भरी नजरों से कालिया की तरफ देखकर बोली, कालू फिर तो मुझे ऐसा भी लगता मेरा दुनिया में इस कोई नहीं है। किसी से कहूँ तो भी किससे कहूँ कि मुझे परेशान किया जाता है। एक दिन मेरी जिंदगी में साफ दिल का फरिश्ता आया जो मुझे एक माँ बाप के प्यार के साथ जीना सिखाया, बुराई के खिलाफ लड़ना। दक्षिता अपना मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कालिया की तरफ अजीब तरीके से देखते हुए बोली, कालू यहाँ भी किस्मत और मेरे दुश्मनों को मेरी खुशियाँ मंजूर नहीं थी तो उसे भी मुझसे इतना दूर कर दिया कि यहाँ तक कि मेरे आसपास के लोग उसे मरा हुआ समझते। मैंने कभी उन्हें मरा हुआ नहीं समझा थी। वह मेरे दिल में इतनी गहराइयों तक बसा हुआ था कि उसका मरना मैं कभी महसूस ही नहीं कर पाई। दक्षिता अतीत की यादों को याद करके मुस्कुराते हुए बोली, मेरे लिए भाई, माँ बाप सब कुछ था। मैं उसके जाने से इतनी टूट गई, इतनी अकेली हो गई। उस हादसे की वजह से मुझे नाइट में आते कई बार भयानक हादसे की यादें अपनी आंखों के सामने आती तो किसी पागल की तरह बिहेव करने लगती, किसी के गले लगकर दर्द कम नहीं सकती। मैं किसी को छूती तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं गंदी हो गई हूँ। दक्षिता की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई थी। तभी भावेश से आगे बढ़कर दक्षिता को रोकने के लिए आगे बढ़ा। इन गैंगस्टर को उसकी भाभी के इमोशन से कोई नहीं फर्क पड़ता है। वो भाभी की दर्द भरी यादों को सुनकर मजा ले रहे होंगे। वो नहीं चाहता मैं नहीं सही उसकी भाभी के इमोशन कोई मजाक उड़ाए। अचानक के कीर्ति ने भावेश का हाथ पकड़ लिया, फिर बलवान काकोसा की तरफ इशारा किया। वो भी समझ गया था कि दक्षिता कालिया के बहाने बलवान काकोसा को हकीकत बताती है, जैसे हो ये दिखाना चाहती हो कि उन्हें प्रिंस की फिक्र है। वो भी उस दर्द से गुजरी है। वो प्रिंस के साथ कभी गलत नहीं कर सकती, उसके पास इतनी पावर है।
कि वह प्रिंस को प्रोटेक्ट कर सकती है। दक्षिता आगे बोली, बहन, दादू दादी और दोस्तों को गलती से छू लेती तो बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगती, रात को सो नहीं पाती, पागलों की तरह तड़पती, ना ही मुझे कभी सुकून नाशा मिला। फिर एक दिन क्लब में मैंने एक दिन म्यूजिक धुन सुनी जिसमें इतना सुकून था कि पता नहीं कितने सालों से तड़पते दिल को सुकून मिला। उस दिन का पीछा किया तो एंजल बनकर मासूम सा लड़का लाइफ में आया जो शायद खुद भी इसी तरह अपने दुश्मनों और अपने नामने पर धोखा देने वाले लोगों मरा सताया हुआ था। उसने मुझे शीघ्र सुकून मिलाई दिया जिसकी तलाश में 10 साल की उम्र से ही कर रही थी। मैं धीरे धीरे मेरे लिए मेरे माँ बाप और भाई सब कुछ था। उस इंसान की तड़प मेरे अंदर कम होने लगी लेकिन उसे दोबारा पाने का जुनून कम नहीं हुआ। 2 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता रहा लेकिन अचानक ही कोई आया और उसे किडनैप करके मुझसे कुछ सालों के लिए दोबारा अलग कर दिया। कुछ सालों में मैंने अपने दुश्मनों का खात्मा करके अपने दर्द को कम करने की कोशिश की। मैंने कभी खुद को टूटने नहीं दिया। मैं जानती थी कि अगर मैं टूट गई तो वो मासूम मेरे बिना क्या करेगा। मुझे कैसे भी करके मासूम को दोबारा से हासिल करना था। एक दिन मैंने अपने मासूम फरिश्ते को दोबारा हासिल भी कर लिया। उसके साथ मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता जुड़ गया था। तुम जैसे लोगों को वह भी मंजूर नहीं था। दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से मेरे सामने बहुत बड़ी बात आई कि जिस इंसान में साथ मैं उसकी जिंदगी देखती हूँ उस इंसान की जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। जिस इंसान के लिए मैं पूरी दुनिया हूँ, मैं उसकी एंजल हूँ तो एंजल तो कुछ भी कर सकती है। तो मैंने भी ठान लिया मैं अपने उस मासूम हस्बैंड की एंजल बनकर रहूंगी और उसे हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूंगी। मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद मैं उसे सबसे दूर कर सकती थी। फिर कालिया की तरफ देखते हुए बोली, तुम जैसे मामूली गैंगस्टर, तुम जैसे लोग कभी उसे देख भी नहीं पाते। मुझे उसे अपने पास रखकर कुछ वक्त के लिए अपनी मुट्ठी में बंद नहीं करना था जिसे धीरे धीरे रेत बनकर फिसल जाए। मुझसे अपनी और उसके दुश्मनों के बीच रहकर उसके डिस्ट्रॉय होने की वजह को डिस्ट्रॉय करना था। दक्षिता मेहरा। मैं चुपचाप खामोशी से सब कुछ देखती सुनती सह रही। वह मेरा जुनून, पागलपन सब कुछ है। उस मासूम के ऊपर तुमने बुरी नज़र डालने की हिम्मत की। यह बोलकर दक्षिता अचानक अपने पास से शार्प नाइफ निकालती है। फिर बिजली की रफ्तार से कालिया और संजय के हथेली के बीचों बीच घोंप देती है जो उन्होंने जमीन पर रख दक्षिता के पैरों में लेटे हुए थे। दोनों की भयानक चीख वहां पर गूंज जाती है। उनके हाथों से तेजी से फाउंटेन की तरह खून बहने लगता है। बलराम का कोई सा दक्षिता की क्रूरता देख समझ गए थे कि अगर राजस्थान की क्वीन कोई बन सकती है तो वो सिर्फ दक्षिता, और वैसे भी अब उनके पास दक्षिता के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह जानते थे अगर किसी दिन दक्षिता को गुस्सा आ गया तो वह उन्हें भी मार देगी। इसी डर की वजह से उन्होंने अब कोई भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। दक्षिता ने उन्हें चीखते से सुन दोनों के कानों पर नाइफ जला देती है जिसे दोनों का एक कान कटकर नीचे गिर जाता है जिस वजह से उनकी चीख और ज्यादा भयानक हो जाती है। दक्षिता ने देखा कि उनकी हथेली वैसे ही सड़क पर रखी हुई है तो वह शार्प नाइफ उन दोनों के अंगूठे पर चला देती है। दोनों के हाथों का एक अंगूठा अलग हो गया था। दक्षिता पागलपन में नाइफ घुमाते हुए बोली, तुम लोगों ने मेरे क्यूटी को किडनैप करने की कोशिश की। शायद तुम लोगों को अगर वह उस ब्रेसलेट के लिए मेरे क्यूटी को मारने को भी बोलता तो तुम लोग उसे मार देते। तुम लोगों के मन में मेरे क्यूटी के लिए बुरे इरादे आए। यही तुम लोगों की इस भयानक मौत की वजह है। ये बोलते हुए दक्षिता ने दोनों की कलाई ही काट दी जिस वजह से उनके हाथ नीचे जमीन पर पड़े थे। उसके दोनों हाथों से बुरी तरह खून बह रहा था। दोनों गला फाड़कर चीख रहे थे। उन दोनों की इतनी भयानक चीखक सुनकर बेहोशी का नाटक कर रहे गुंडे सच में बेहोश हो गए। वही घायल पड़े गुंडे भी बेहोश हो गए। अब तो पता नहीं कैसे बलराम काकोसा और दक्षिता के बॉडीगार्ड सही सलामत खड़े थे। उनकी आंखों को देखकर लग रहा था कि वह जबरदस्ती खड़े हैं, वरना वह भी इसी हालत में थे कि कभी भी बेहोश होकर गिर सकते हैं। दक्षिता का जुनून और पागलपन देखकर काकोसा के दिल की भी धड़कनें रुक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रिंस को इतनी खतरनाक लड़की से प्यार कैसे हो गया। दक्षिता ने जुनून और पागलपन में उनके हर बॉडी पार्ट में चाकू घुसाती और निकाल लेती, उनके छोटे मोटे बॉडी पार्ट्स को काट देती जिस वजह से दोनों की चीखें वहां बार बार बोलती। अंत में ज्यादा खून बहने की वजह से वह बेहोश हो गए। हेलो रीडर्स, दक्षिता अपने पागलपन में रीवा और मृदुल के साथ क्या करेगी जानने के लिए अगला एपिसोड पढ़ें। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। जब 150 दक्षिता की बेदर्दी। अब तक आपने पढ़ा दक्षिता हाईवे पर मुंबई के लोकल गैंगस्टर कालिया और उसका छोटा भाई को किडनैप करने आते हैं। तब दक्षिता उन्हें पकड़कर मारने वाली थी। वो दक्षिता को पहचान जाते हैं कि माफिया रुथलेस क्वीन जो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डेथ ऑफ क्वीन के नाम से अपने दुश्मनों के दिल में डर बनकर बैठी है। गैंगस्टर कालिया और उसका भाई संजय माफी मांगने लगते हैं। दक्षिता को गुस्सा आ जाता है। वो बलराम काकोसा भी गुस्सा थी। वो प्रिंस के पास के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे थे। प्रिंस के माइंड में उसके पास्ट से जुड़ा था ब्लड क्लॉट या कुछ और था जिससे प्रिंस की जान को खतरा था। दक्षिता ने उसकी वजह जानकर जल्द से जल्द प्रिंस को ठीक करना चाहती थी। बलवान काकोसा दक्षिता पर ट्रस्ट नहीं करते थे। वो उसे एक भोली भाली लड़की समझते थे जो प्रिंस से किसी मोटिव की वजह से शादी की। वही वो दक्षिता के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे।
आज उन्हें भी दक्षिता की रियल पहचान के बारे में पता चल गया। कालिया को उसकी गलती का एहसास कराने के बहाने बलराम काकोसा को यकीन दिला देती है वो प्रिंस से कितना प्यार करती है। वो प्रिंस का दर्द समझती है। उसने भी अपनों से प्रिंस के जितना ही दर्द सा है। दक्षिता को किसी को सफाई देना पसंद नहीं था। इस वजह से उसने बलराम काकोसा को विश्वास दिलाने की कोशिश की। वो प्रिंस को सच में प्यार करती है। फिर गैंगस्टर कालिया और उसके छोटे भाई को टॉर्चर करने लगती है। उसने अर्जुन को मृदुल को लाने के लिए पहले ही भेज दिया था। उसे पता चल गया था उसके क्यूटी हस्बैंड को मृदुल नाम का डॉक्टर मर्डर करवाना चाहता है। उसका रिवेंज लेने के लिए अर्जुन को 15 मिनट में कहीं से भी मृदुल को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया था। अब आगे दक्षिता किसी जल्लाद की तरह मुंबई के गैंगस्टर कालिया और उसके भाई के बॉडी पार्ट्स काटकर टॉर्चर कर रही थी। वो कई बार दर्द के मारे बेहोश हुए, फिर से जैसे कोई दूसरा बॉडी पार्ट काटी तो वो दर्द के मारे होश में आ जाते। अगले पल जो दर्द महसूस होता उस वजह से वो दोबारा बेहोश हो जाते। इसी तरह दक्षिता बार बार उन्हें टॉर्चर करती रही। गैंगस्टर कालिया और उसका छोटा भाई संजय दर्द से ही होश में आते और दर्द से ही बेहोश हो जाते। दक्षिता ने कालिया और उसके भाई के संजय एक हाथ और दूसरे हाथ की सारी फिंगर के 3 टुकड़े कर दिए। उनका एक कान भी काट दिया, दूसरा कान बचाकर रखा कि वो मृदुल की चीखें सुन सके, उन्हें एहसास हो कि उन्होंने आज कितनी बड़ी गलती की है। 15 मिनट के बाद अर्जुन कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ रीवा और मृदुल को लेकर आते हैं। रीवा और मृदुल वहां माहौल देखकर और दक्षिता के खतरनाक रूप को देखकर दोनों ही हैरान थे। मृदुल भले ही दक्षिता को नहीं पहचानता था, उसे भी यह एहसास हो गया था दक्षिता ऐसी इंसान नहीं है मृदुल जैसा मामूली डॉक्टर पंगा ले सके। मृदुल ने सोचा उसने इंसान को कब नाराज किया था। वही रीवा ने हैरान होकर सोचा जिस मासूम को वो इतने दिनों से उसकी हर बात सुन रही थी वो आज भयानक कैसे हो गई। रीवा का ड्रिंक नशा उतर चुका था जब दक्षिता ने ऑर्डर दिया है कि 15 मिनट में मृदुल दक्षिता के पैरों में होना चाहिए। अर्जुन ने मृदुल की कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, तब मृदुल का फोन उनके हाईवे से दूर क्लब के बाहर पाया गया। उसके बाद अर्जुन अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड लेकर उस क्लब में गया। वहां मैनेजर ने उसे बताया मृदुल एक शराबी लड़की के पीछे गया है। वो लड़की पूरी पागल और सनकी लग रही थी। ये सुनते ही अर्जुन के दिमाग में अचानक अपनी बॉस डीएम का चेहरा आता है। अर्जुन अपने मन में बोला अगर वो पागल और सनकी थी तो मेरी बॉस क्या है। पागलों और सनकियों की देवी महापागल और महासनकी की अर्जुन को हंसी आने लगी। अचानक उसका दिल डर के मारे धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा अगर यह बात दक्षिता को पता चल गई उसके बारे में क्या सोच रहा है, शायद दक्षिता अपने आप से दूर कर देगी। अर्जुन कभी दक्षिता बॉस को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, हमेशा अपनी डीएम बॉस के करीब रहना चाहता था। दक्षिता दुनिया में ऐसी इंसान थी जिसने अर्जुन का उस वक्त साथ दिया। सबने छोड़ दिया था। प्रिंस ने दक्षिता को सही नाम दिया था। दक्षिता अर्जुन के लिए एंजल से कम नहीं थी। अर्जुन और बाकी सबने बर्थडे विश किया जिन्हें दक्षिता ने हाय किया था। उसे सबको खराब बर वक्त हाय किया था। वो जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे जहां उनके पास कुछ नहीं बचा था, उनके लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तब दक्षिता से उनकी मुलाकात हुई। कोई कायर नहीं थे कि वो सुसाइड करने जाने वाले थे। दक्षिता ने उन्हें बताया था। उसने अपने सारे सबॉर्डिनेट को उनकी हार ना मानने की जीत की वजह से ही हार किया था। किसी दिन दुनिया और अपनों के वजह के लिए लूजर साबित हुए वो वर्ल्ड की टॉप 1 बिजनेस वुमन के इतने करीब है कोई इस दुनिया में हो सकता है। अर्जुन और यह सब लोग यही सोचते थे कि प्रिंस ने दक्षिता का नाम एकदम सही रखा है। एंजल वो सबके लिए एंजल ही तो थी कि उसने हर किसी के बुरे वक्त में किसी एंजल की तरह मदद की थी। अर्जुन ने अपने मन में दक्षिता से माफी मांगी और वो उसी गली की तरफ चला गया जहां मृदुल गया था। जैसे उसने उस गली में पहुंचकर देखा कि रीवा कुछ गुंडों को बुरी तरह पीट रही थी। मृदुल प्यार से रीवा को देख रहा था। अर्जुन ने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया तो बॉडीगार्ड ने किसी बिजली की रफ्तार से मृदुल को 1 सेकंड में अपनी गिरफ्त में ले लिया। उनका एक्शन ऐसा था किसी शातिर चील आसमान में उड़ता हुआ अपने शिकार पर नजर रखता है। जब उसे मौका मिलता है तो उस शिकार को इस तरह से झपट्टा मारकर अपने कैद में ले लेता है। इसी इंतजार में अपने आप को किसी की मजबूत पकड़ में पाकर एक मछली की तरह तड़पने लगता है। वही अर्जुन रीवा को गुंडों को मारता देख पहचान गया। वो समझ गया था मृदुल उनके लिटिल हस्बैंड बॉस को क्यों मारना चाहता है। रीवा कैसे भी प्रिंस हासिल करना चाहती थी। मृदुल रीवा से बहुत प्यार करता है। उसको पाने के लिए मृदुल अपने रास्ते से हटाना चाहता है। अर्जुन ने सोचा इस बेवकूफ डॉक्टर मृदुल ने गलत कदम उठा लिया। वैसे भी रीवा प्रिंस को अपना नहीं बना पाती। वो बहुत जल्दी एक दिन उसके पास मौका था कि वह अपने प्यार को पा सकता था। इसने पता नहीं क्या सोचकर दुनिया की सबसे खतरनाक डेथ ऑफ क्वीन से पंगा ले लिया। इधर रीवा उन गुंडों को इतना बुरी तरह मारती है कि वो गुंडे 1 सेकंड में वहां बिना इधर उधर देखे भाग जाते हैं। रीवा की नज़र जैसे अर्जुन के बॉडीगार्ड्स को मृदुल के को पकड़े हुए देखती है तो वो गुस्से में पैर पटकते हुए उनके पास आकर बोली तुम मोटे लंबे और हटे कट्टे बैल जैसी बॉडी के पहलवानों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को पकड़ने की। उसे छोड़ो वरना तुम सबको मैं जान से मार दूंगी। रीवा अपने साथ छेड़छाड़ करने वाले गुंडों को मारने के बाद थक चुकी थी।
वो मृदुल को बचाने के लिए बॉडीगार्ड पर हमला कर देती है। जब बॉडीगार्ड्स को रीवा की मार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रीवा ने मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट थी, बॉडी ड्रिंक करने से और फाइट करने की वजह से कमजोर थी। वैसे भी अर्जुन और दक्षिता के बॉडीगार्ड्स को बहुत ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग दी गई थी। अगर एक बार के लिए उन्हें गोली या चाकू भी लग जाए तो वह अपनी जगह से हिलते नहीं, तो रीवा की छोटे हाथों की मार उनके लिए काफी नहीं थी। अर्जुन कब से रीवा की नौटंकी देख रहा था। जब उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने आगे बढ़कर रीवा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वो थप्पड़ इतना खतरनाक था कि एक पल के लिए रीवा को अपना चेहरा सुन्न होता हुआ महसूस हुआ। फिर रीवा को ऐसा लगा जैसे उसे साइड से अपना चेहरा महसूस ही नहीं हो रहा, जिससे रिवर डर गई। उसका सारा नशा उतर गया और वह भरी नजरों से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन ने रीवा के दोनों हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए गाड़ी की पिछली सीट पर पटक देता है। वही बॉडीगार्ड्स ने मृदुल के हाथ पैर बांधकर पिछली सीट पर पटक देते हैं। रीवा से हमें एक कोने में बैठी थी। वही मृदुल गुस्से से अर्जुन को देख रहा था। उसकी जान पर हाथ उठाने की दो कौड़ी के आदमी की हिम्मत कैसे हुई वह जानता था। अर्जुन जितना पावरफुल नहीं है, वो अर्जुन से लड़ नहीं सकता। फिर भी उसने कोशिश करते हुए अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश की। तभी रीवा और मृदुल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कार चल नहीं रही उड़ रही है। वह हैरान हो गए। अर्जुन कार बहुत खतरनाक स्पीड से चला रहा था। अर्जुन का लक अच्छा था कि हाईवे की थोड़ी दूरी पर क्लब था। वो 5 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच गया। रीवा और मृदुल कुछ सोच पाते उससे पहले ही वह दक्षिता के पैरों में गिरे हुए थे। वहीं रीवा ने एक नज़र दक्षिता को देखा, फिर आसपास का माहौल देखकर वह समझ गई कि दक्षिता बहुत खतरनाक है। दक्षिता ने जब मृदुल को अपने पैरों में देखा तो उसने अपने चाकू किस्सा ब्लॉक से मृदुल के चेहरे को ऊपर उठाया। मृदुल ने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वो अच्छे से जानता था उसने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो वो नाइफ गर्दन में या उसके मुंह में घुस सकता है। मृदुल को गुस्से से भरी नजरों से किसी पपेट की तरह दक्षिता को टुकुर टुकुर देख रहा था। दक्षिता किसी पागल की तरह हंसकर बोली, अच्छा तो तुमने मेरे हस्बैंड को मारने के लिए इस कमजोर गैंगस्टर को सुपारी दी और तुमने नीलामी में अपने पिता के द्वारा खरीदे गए ब्रेसलेट के लिए भी तुमने पहले ही किसी से वादा तोड़ने की कोशिश की। रीवा और मृदुल की नज़र कालिया और सूरज पर गई तो दोनों की रूह कांप गई। उन्हें दक्षिता बहुत ही बेदर्द लग रही थी। उसे दोनों अभी बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। दोनों को देख साफ लग रहा था वो कितना ज्यादा तड़प रहे हैं। दक्षिता उन्हें ना तो मार रही थी ना जिंदा रहने दे रही थी। दक्षिता जैसी बेदर्द इंसान दोनों ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। वह भले ही कितने ज्यादा चालाक हो और कितनी ही खतरनाक चालें चले, वो इतने बेदर्द नहीं थे। जैसे ही रीवा ने देखा कि जिस नाइफ से दक्षिता ने बेदर्दी से कालिया और सूरज की यह हालत की वह नाइफ अब मेरे दर्द की गर्दन पर है, तब रीवा रोते हुए बोली, उसने मेरे लिए ये सब किया है। युवरानी प्लीज आप उसे माफ कर दो, उसे छोड़ दो प्लीज, आप राजस्थान के होने वाली क्वीन हैं, प्लीज थोड़ी देर दिखा दीजिए। रीवा की बात सुनकर दक्षिता सन की तरह हंसते हुए अपना सिर को घुमाते अजीब तरीके की यानिक स्माइल के साथ रीवा से बोली, रीला और शेखावत जानती हो तुम्हारे दोस्त ने क्या किया है? इसने मेरे क्यूटी वो बुरी तरह घिर घर आते हैं, मेरे वो हस्बैंड को किडनैप करने की कोशिश की है। ये जबज सूझ तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मेरे मासूम हस्बैंड को मारने चलिए डैड के खिलाफ जाकर एक सीक्रेट चीज तक चुरा लाया। ये सुनते ही रीवा हैरान हो गई। उसे नहीं पता था मुझे उससे इतना प्यार करता है कि उसके लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। फिर भी रीवा हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, दोबारा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये सुनकर दक्षिता बेदर्दी से हंसते हुए बोली, तो ठीक है, इसकी जगह तुम तड़प तड़प कर खा लिया और उसके भाई की तरह मौत का इंतजार करो। अभी मुझे शांति मिलेगी और ये तुम्हें देखकर तड़पेगा। इसे एहसास होगा कि मुझसे मेरे क्यूटी हस्बैंड कुछ इनकर ये कितना बड़ा गुनाह करने जा रहा था। इधर भावेश की आंखें नमकर उसकी आंखों में अलग ही दर्द दिख रहा था। भावेश 2 साल पहले अपनी बहन से मिला था। उसने भले ही अपने बहन की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह की तो उसकी सगी बहन ही। वह अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों को इतनी बुरी तरह तड़पते हुए नहीं देखना चाहता था। इधर बलराम का कोई सा भी जानते थे रीवा कितनी बुरी क्यों ना हो, वह उनके भाई की बेटी थी। ऐसे उसे कुछ पैसे होने दे सकते हैं? अचानक ही बलराम का गुस्सा अपना सर झुकाकर बोले, जो रानी प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। आपको प्रिंस के पास के बारे में जो कुछ भी जानना था वह सब मैं बताने के लिए तैयार हूँ। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।